हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा सेकंड पार्ट है लोकल गवर्नमेंट चैप्टर का, जो कि पॉलिटिकल का है, क्लास 11th का। देखो, 1989 में दो अमेंडमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट थे वो। देखते हैं इनके बारे में। पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में देख लेते हैं, फिर 73rd अमेंडमेंट को अकेले देखेंगे, मतलब आगे देखते हैं। In 1989, the central government introduced two constitutional amendments to strengthen the local government. देखो, 1989 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, उन्होंने दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। इन 1992, देखो, इन 1992 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखो, 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कर दिया गया था पार्लियामेंट द्वारा। आगे क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज रूरल एरिया। देखो, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, जो 73rd अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का, वो है रूरल एरियाज के लिए, जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, PRIS। ठीक है, और जो 74th अमेंडमेंट है वो है हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए, जिसको हम नगर पालिका कहते हैं। देखो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका। जो 74th अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए है, जिनको हम नगर पालिका भी कहते हैं। आगे है, देखो, 1993 में ये दोनों अमेंडमेंट्स को फोर्स में लाया गया था कंट्री में इनका फोर्स कब हुआ था, 1993 में काम में लाए गए थे। और लोकल गवर्नमेंट हम जो है, नगर पालिका हो चाहे वो पंचायती राज हो, वो दोनों स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट जो है उस पर डिसीजन ले सकता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा जब 73rd अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो। आगे पढ़ते हैं 73rd अमेंडमेंट। देखो, 73rd अमेंडमेंट सबसे पहला है 3 टियर स्ट्रक्चर, जो कि अशोक मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया था। किसने सजेस्ट किया था? देखो, अशोक मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम को, 3 टियर स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था। मतलब कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वेरी लेवल पे, वो 3 टियर में डिवाइडेड होगा। पहला होगा हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा हमारा ब्लॉक पंचायत, तीसरा होगा जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल स्टेट्स हैव 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। सारे जो स्टेट्स में सारे स्टेट्स में जो है वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है। आज क्या बेस इस ग्राम पंचायत, जो उसका बेस है वो क्या होगा, ग्राम पंचायत। देखो, मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था आपके लिए यहाँ पे। देखो, सबसे नीचे जो होगा वो ग्राम पंचायत, फिर होगा ब्लॉक पंचायत, फिर होगा जिला परिषद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द इंटरमीडिएट लेवल इज मंडल, ब्लॉक या तालुका। देखो, जो इंटरमीडिएट लेवल होगा, जो दूसरा वाला लेवल होगा, उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, मंडल, ब्लॉक या फिर तालुका पंचायत। इनको हम क्या बोलते हैं, इन बॉडीज को बोलते हैं मंडल, ब्लॉक या फिर तालुका पंचायत। आगे क्या है, ऑल एट द टॉप इज द जिला परिषद, द इंटायर रूरल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखो, डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है जिला परिषद। एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी रूरल एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो सभी हमारे जिला परिषद के अंडर में आएगा। आएगा है, द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड अ प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा। ये जो अमेंडमेंट है वो हमें ये कंफर्मेशन देता है कि ग्राम सभा जो होगी वो हर गांव में बनेगी। ग्राम सभा क्या होता है, जितने भी एडल्ट मेंबर है जो कि उस ग्राम के उस गांव के वोटर लिस्ट में ऐड है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। देखो, द ग्राम सभा वुड कंप्रोमाइज फॉर ऑल द एडल्ट रजिस्टर्ड एज वोटर इन द पंचायत। देखो, जो ग्राम सभा होगी उसमें सारे, फॉर ऑल द एडल्ट रजिस्टर्ड एज वोटर इन द पंचायत, सारे एडल्ट जो होंगे जो कि वोटर्स हैं उस पंचायत के, वो भी ग्राम सभा के, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होंगे। आए गए, द रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन। इसका जो रोल और फंक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेशन। अब देखो, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इसके पीछे के बारे में, इससे पहले चलते हैं 73rd अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या था। देखो, सबसे पहले हमारे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया था लोकसभा में जुलाई 1989 में। उनमें उन्होंने उसमें
इसी के बारे में बताया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में ही वो बिल था, जो कि लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में उसको मना कर दिया गया था। उसके बाद है हमारे वीपी सिंह जी गवर्नमेंट। वीपी सिंह जी गवर्नमेंट में भी सेम यही पंचायती राज को लेके पास किया गया था। तो उस समय भी लोकसभा में पास हो गया था वो बिल, लेकिन राज्यसभा पहुंचने से पहले उनकी जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अब उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई उसमें जो लोगों ने है वो अंदाज़ा लगाया कि राजीव गांधी जी की ही गवर्नमेंट आएगी नेक्स्ट टाइम, लेकिन उस टाइम पे राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में ही 73rd अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते ही इलेक्शन कैसे होते हैं 70 वो लोकल गवर्नमेंट में विलेज लेवल पे वो पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये 73rd अमेंडमेंट है वो हमारा 9th पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और 11th स्केड्यूल में आता है हमारा ये जो पंचायत वाला टॉपिक है वो हमारे 11th स्केड्यूल में आता है, और आर्टिकल 243 से 243 तक चलता है जो पंचायत वाला हमारा टॉपिक है। ठीक है, इस क्या मैंने क्या समझाया, जो ये जो 73rd अमेंडमेंट है उसने नया पार्ट ऐड किया जो कि पार्ट 9 था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और 11th स्केड्यूल को ऐड किया। और जो 74th अमेंडमेंट है उसने 12th स्केड्यूल को ऐड किया था, और ये आर्टिकल 243 से लेके 243 तक है। आगे बढ़ते कि इलेक्शन कैसे होते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम लेवल पे, रूरल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट के। तो इलेक्शन देखते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो डायरेक्ट ये लोग जो होते हैं, ये जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा, ग्राम सभा द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर। आगे चेयरपर्सन वुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। देखो जो चेयरपर्सन होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, ऐसा समझो। देखो एक ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत, जिला परिषद। देखो तालुका पंचायत में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं वो लोग एक चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये ग्रुप है, ठीक है, इलेक्शन हुए, एक ग्रुप जीत गया। अब इस ग्रुप में से एक हेड को चुना जाएगा, एक चेयरपर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा। वो चेयरपर्सन इन्हीं ग्रुप में इलेक्शन होगा, इसी ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जो कि लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो सिलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर है, वही लोग जो चेयरपर्सन को है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आगे पढ़ते हैं। चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच अ मैनर एज स्टेट लेजिस्लेटर डिटरमाइंस। अब देखो विलेज लेवल पे भी तो एक चेयरपर्सन होगा, जिला परिषद और हमने तालुका पंचायत के बारे में तो पता कर लिया। अब विलेज लेवल पे कैसे चेयरपर्सन इलेक्ट होगा। देखो चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच अ मैनर एज स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। जैसे जिस प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर कहेगा उसी तरीके से जो विलेज लेवल के चेयरपर्सन है वो इलेक्ट होगा। वो तरीका जगह जगह पे चेंज हो सकता है, अलग है। मेंबर एंड द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव द राइट टू वोट द पंचायत। देखो जो पर्सन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ है उसके पास राइट है कि वो पंचायत के अंदर वोट कर सके। समझ गए। तो ये हमारे इलेक्शन वाला पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि फीमेल्स को कितना रिजर्वेशन दे रखा है। तो देखो आगे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन अ पंचायत एरिया। देखो एक एरिया में जितना ही पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको सीट्स कंसीडर की जाएगी। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इनको सीट्स रिजर्व की जाएगी स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। सेम गोज फॉर चेयरपर्सन इलेक्शन। देखो जब अध्यक्ष का इलेक्शन होता है उसमें भी सेम यही सिस्टम होता है, मतलब जितना भी पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से ही चेयरपर्सन के इलेक्शन में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अगला है 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 ऑफ सीट्स ऑल्सो रिजर्व फॉर चेयरपर्सन इलेक्शन। देखो वुमेन्स के लिए 1/3 जो सीट्स है वो ऑलरेडी रिजर्व होती है, ठीक है। और सेम गोज फॉर अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए, अध्यक्ष का भी जब सिलेक्शन होता है उस टाइम पे 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। इफ द स्टेट फाइंड इट नेसेसरी दे कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। अगर एक स्टेट को ऐसा महत्वपूर्ण लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन देना चाहिए तो वो दे सकती है, लेकिन ये
स्टेट, ये जो डिसीजन है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये स्टेट डिसाइड करेगा कि देना है कि नहीं देना, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। तो 29 सब्जेक्ट्स आर गिवन टू द रूरल लेवल लोकल गवर्नमेंट एज मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 29 सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किए गए 11th शेड्यूल में, जो कि लोकल गवर्नमेंट को करने हैं, मतलब 29 काम है जो लोकल गवर्नमेंट को करने होते हैं। अब देखो स्टेट जो है वो आगे वाला देखो समझ जाओगे। दीज सब्जेक्ट्स आर जनरली विद द डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ये जो सब्जेक्ट होते हैं जनरली डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए ही होते हैं। ये 29 सब्जेक्ट जो है वो जनरली किसके लिए, डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए। ईच स्टेट वुड डिसाइड हाउ मेनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज। अभी स्टेट डिसाइड करेगा कि कितने जो सब्जेक्ट्स है वो ट्रांसफर की जाएगी लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। और जो 73rd अमेंडमेंट है वो आदिवासी एरिया के लिए नहीं है। देखो 73rd amendment were not made applicable to the areas inhabited by the आदिवासी population। ये 73rd amendment जो है वो आदिवासी पॉपुलेशन वाले एरिया के लिए नहीं है, उनके लिए नया एक्ट निकाला गया था 1996 में। 1996 में एक सेपरेट एक्ट निकाला गया था, ठीक है। उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने बताया कि आदिवासी जो एरिया है उसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता। आगे यही जो 1996 में एक सेपरेट अलग ही एक्ट निकाला गया था इन लोगों के लिए, क्योंकि देखो आदिवासी लोगों का नेचर को मेंटेन करने का तरीका अलग होता है, वो कैसे प्रिजर्व करते हैं वो इनका तरीका है, ठीक है। इन 1996 अ सेपरेट एक्ट पास एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ पंचायत सिस्टम टू दीज एरिया। इन पंचायत इन एरियाज के लिए अलग ही एक्ट निकाला गया था 1996 में, ठीक है। एक सेपरेट एक्ट निकाला गया था जो कि पास किया गया था प्रोविजन जो कि पास किया गया था इन प्रोविजंस के लिए जो कि आदिवासी एरिया है। मैनी आदिवासी हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, स्मॉल वाटर रिजर्वियर्स। देखो अब आदिवासी लोग होते हैं वो नेचर से ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इन लोगों के हाथों में छोड़ दिया कि जैसे आपको मैनेज करना है भाई साहब आप कर लो, ठीक है। I guess the new act protect the right of these communities to manage their resources in ways acceptable to them। मैंने वही बोला कि इन लोगों के लिए देखो नया एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनके राइट को, इन कम्युनिटीज के राइट को कि ये कैसे मैनेज करें रिसोर्सेज को, अब इनके हाथों में है, समझ गए। अब आगे है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ठीक है। आगे स्टेट इलेक्शन कमीशन बढ़ाता हूँ मैं। अब देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वुड बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द PLI इलेक्शन। देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट करेंगे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन के लिए। अर्लियर दीज टास्क वर परफॉर्म बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो इससे पहले 73rd अमेंडमेंट से पहले जो इलेक्शन थे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इसीलिए जो इलेक्शन है वो टाइम पे नहीं होते थे, पंचायत डिसॉल्व हो जाती थी। आगे देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनोमस लाइक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो ऑटोनोमस है, मतलब वो किसी का अंडर काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है ना इंडिया का, वैसे इलेक्शन कमिश्नर होता है ना इंडिया का, वैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि ऑटोनोमस होता है, ठीक है। वो किसी का अंडर में काम नहीं करता। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज नॉट लिंक्ड अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है वो पूरा ही इंडिपेंडेंट होता है, वो स्टेट इलेक्शन इंडिया के स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम नहीं करता। अब देखो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो उसको अपॉइंट कौन करता है, तो उसका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे गवर्नर। जो स्टेट होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, उसका टेन्योर और सर्विस टाइम भी कौन फिक्स करेगा, हमारे जो गवर्नर होंगे वही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उसका रिमूवल का प्रोसेस है वो देखो बहुत हार्ड है। जैसे एक हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा। पहले देखो अगर वो मिसबिहेव करेंगे तब हटाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सर्विस एंड टेन्योर डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। जो सर्विस और टेन्योर है वो गवर्नर द्वारा ही फिक्स किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि फाइनेंस कहाँ से मिलते हैं, जो फंड्स होते हैं वो रूरल गवर्नमेंट को कैसे मिलते हैं, लोकल गवर्नमेंट को कैसे मिलता है फंड्स, वो पढ़ेंगे हम। अब पढ़ते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है। देखो स्टेट को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन
वंस इन अ 5 ईयर। देखो 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है। एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, ये एग्जामिन करता है फाइनेंशियल कंडीशन को, लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल कंडीशन को एग्जामिन करता है कि देखो खराब है कि सही है। मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है एक स्टेट के लोकल गवर्नमेंट की, क्या वो सही है या बिल्कुल ही खराब है। ठीक, उस हिसाब से इनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन रूरल एंड अर्बन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो रेवेन्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अर्बन और लोकल लेवल गवर्नमेंट के। लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रूरल लेवल और अर्बन लेवल के गवर्नमेंट को जो रेवेन्यूज है उस प्रकार से इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और देखो पंचायत कहीं कहीं पे बिल्कुल फ्री है, देखो जो टैक्सेज है उसको कलेक्ट करने में। ठीक है, और कुछ कॉन्सोलिडेटेड फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलती हैं, उनमें से भी कुछ फंड इनको प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो 73rd अमेंडमेंट है जो आपकी क्लास 11 की बुक में है वो यहीं तक था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही पढ़ाई है, तो वो आप नोट डाउन कर लेना, वो आप समझ लेना एक बार। मैंने समझाने के लिए बस ये वीडियो बनाई है, समझ गए। बाकी आप एक बार अपनी NCERT पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझे। और वीडियो 73rd अमेंडमेंट वाली यही थी। 74th अमेंडमेंट जो है वो इसी के जितना ही मिलता जुलता है, थोड़ी बहुत ही फ़र्क है जो कि मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये वाली वीडियो आपकी बहुत अच्छा लगा होगा, ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जो है, जो आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक करो।